This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघकृष्ण अष्टमी दिनांक 6 मार्च 2021 माधवदाना नदकोष्टिका रूप प्रकरण व्याख्या शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तस्मात् उत्पन्न व्याधिबोधकमेव लिंगं रूपम् इति लक्षणम्। तर्हि अन्तिमतः निर्दोषं लक्षणं कीदृशं? तर्हि उत्पन्न व्याधिबोधकम् एव लिंगं रूपम् इति निर्दोषं लक्षणम्। यत् अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रयरहितम् एवञ्च यत् सुष्ठुतया तस्य स्वरूपं व्यक्तं करोति। उत्पन्न इति पदं पूर्वपद व्यवच्छेदार्थम्। उत्पन्न ये जो पद है वो पूर्व रूप का व्यवच्छेद करने के लिए, क्योंकि पूर्व रूप आगे उत्पन्न होने वाले व्याधि का ज्ञान कर देता है। एव कारणे निदान संप्राप्ति उपशय व्यवच्छेद और सिर्फ जो उत्पन्न व्याधि को ही उत्पन्न व्याधि का ही ज्ञान कर देता है, ये रूप है, ऐसा कहने से उस एवकार से निदान संप्राप्ति उपशय इनका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि वो उत्पन्न और अनुत्पन्न दोनों अवस्थाओं में व्याधि के बोध करने वाले इस प्रकार के तेषाम उत्पन्न अनुत्पन्न व्याधि बोधकत्वात् तच्च दर्शितम्, और वो मैंने बताया गया है लिंगपदेन चक्षुरादेः व्युदासः। लिंग इस पद से चक्षुरादि जो इंद्रिय है, जो व्याधि के ज्ञान का कारण है, उनका निरसन इस प्रकार के हो जाता है, क्योंकि वो निराकरण यन्मते व्याधिजन्म संप्राप्त रूपा संप्राप्ति तन्मते तस्या लिंगपदेन व्यवच्छेदः। और जिनके मत से व्याधिजन्म रूप संप्राप्ति है, उनके मत के अनुसार
उस संप्राप्ति का लिंग पद से विच्छेद होता है। नहीं सा व्याधि व्याधि ज्ञाने लिंग किंतु कारण मात्र। व्याधि जन्म रूप संप्राप्ति जो है वो व्याधि के ज्ञान का हेतु नहीं है। लिंग व्याधि ज्ञाने लिंग किंतु कारण मात्र, किंतु वो कारण मात्र इस प्रकार का। तो ये काफी थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का है कि व्याधि जन्म रूप अगर संप्राप्ति है, हाँ, तो लिंग पद से उसका विवास इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन अगर संप्राप्ति दोषित कर्तव्यता रूप इस प्रकार की है तो भी वो लिंग है ही नहीं। तो लिंग पद से उसका भी व्यवच्छेद इस प्रकार का हो जाएगा वास्तव में। नहीं सब व्याधि ज्ञाने लिंगम किंतु कारण मात्र। व्याधि जन्म रूप संप्राप्ति ये व्याधि के ज्ञान में लिंग नहीं है किंतु कारण इस प्रकार का है। तो मेरे ख्याल में ये सब लाने की यहाँ जरूरत नहीं है। फिर भी अभी इन्होंने ये लक्षण कैसा यथार्थ लक्षण है, जैसा होना चाहिए इस प्रकार का है, और अतिव्याप्ति दोष इससे कैसे परिहृत होता है ये बताने के लिए ये सब यहाँ पे लिखा। शास्त्रे व्यवहार्थम निदानवं लक्षणार्थं च रूपपर्यायान् आह संस्थानम् इत्यादि। शास्त्र में व्यवहार के लिए निदान जैसे लक्षणार्थं च और लक्षण करने के लिए रूपपर्यायान् आह संस्थानम् इत्यादि। रूप के पर्याय बताते हैं, संस्थानम व्यंजनम लिंगम इत्यादि। ननु रूपेण व्याधिर् ज्ञायते न च रूपं व्यतिरेकेण व्याधिरुपलभ्यते यतो मिलित अरुच्छादय एव ज्वरः कासाद् एकादश रूपाणि एव राजयक्ष्म। तो इसने ज्यादा बहस नहीं की है। तदैव व्यक्ततायां पुनरुक्तं रूपम् इत्यभिधीयते संस्थानं व्यंजनं लिंगं लक्षणं चिह्नम् आकृति। ये सभी जो पर्याय शब्द है इन सभी से व्यक्त होने वाला लक्षण या रूप इस प्रकार का कहा जाएगा। तो संस्थान ये पर्टिकुलर स्थान के बारे में या आयतन इसके बारे में पता करने वाला इस प्रकार का है। व्यंजनम व्यक्त करने वाला इस प्रकार का, लिंगम लिंग इस प्रकार से, लक्षणम चिन्हम आकृति। आकृति में खासकर से चक्षुरेंद्रिय द्वारा ग्राह्य इस प्रकार के विषय रहेंगे। तो इन सभी से रूप के बारे में प्रतीति इस प्रकार की होती है। अभी मॉडर्न मेडिसिन में रुग्ण संवेद्य और वैद्य संवेद्य इस प्रकार का कुछ किया जाता है कि जो रुग्ण खुद महसूस करता है वो रुग्ण संवेद्य है। जैसे मुझे अंदर जलन हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है वगैरह इस प्रकार से। और वैद्य संवेद्य जो है वो वैद्य खुद भी जान सकता है कि यहाँ वृद्धि है, यहाँ शैत्य है, औष्ण्य है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। हमने एक अजीब प्रयत्न किया था वंचन ज्ञानेंद्रिय और प्रश्न, इनके द्वारा जिनके बारे में जानकारी हो सकती है ऐसे लक्षणों का व्यवच्छेद किया था। और फिर स्पर्श से जानने वाले लक्षण, रूप से जानने वाले लक्षण, ध्वनि से जानने वाले लक्षण या श्रोतेंद्रिय से जानने वाले लक्षण वगैरह वगैरह, और बाकी जो है उनको प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार के डाला था। और जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर हमने बनाया था निदान, इसमें ये काफी बहस इस प्रकार। तो ये हमारे लिए इनपुट इस प्रकार का था। फिर दर्शन में बॉडी पार्ट्स दिखाए गए थे, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लैटरल व्यू, ऊपर हाफ, अपर हाफ वगैरह वगैरह, लोअर हाफ इस प्रकार से। और फिर वहां के जो अवयव है उन संबद्ध
जो लक्षण है उसको हम क्लिक कर सकेंगे, ऐसी उसमें व्यवस्था रखी। एक मल्टीमीडिया का प्रयोग करना था इसलिए। तो ये एक बात हो सकती है। और दोष धातु मल से संबद्ध लक्षण एक चार्ट में इस प्रकार के लिए थे, भाव सामने रखते थे, पुरुष है और औषध वगैरह लक्षण, और सार्वजनिक लक्षण ज्वर वगैरह इस प्रकार के है वो अलग से रखे। तो ये थोड़ा ढूंढने में दिक्कत आती है। हाँ, पहले ये सोचना पड़ता है कि ये किस कैटेगरी में पड़ेगा और फिर उसको वहां पे ढूंढना है। इस प्रकार अभी जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें मरीज से आरंभ करते हैं और ड्रॉप डाउन मेनू इस प्रकार का आता जाएगा लक्षणों का, उससे संबद्ध शारीरिक आदिभाव वगैरह ये बस सब हम नोट करेंगे। और फिर कंप्यूटर अपने आप डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, इंटरनली काम करता रहेगा, ऐसा सोच है अभी। तो ननु रूपेण व्याधि ज्ञायते न च रूप व्यतिरेकेण व्याधि उपलब्ध। एक बड़ा मुद्दा है कि रूप से व्याधि का ज्ञान होता है और रूप व्यतिरिक्त व्याधि होता नहीं। ये तो मिलिता अरिच्छादयः एव ज्वरः, कासादि एकादश रूपाणि एव राजयक्ष्म। इकट्ठा आए हुए अरुचि वगैरह ये ज्वर है। नवीन दूध कहता है दूध कासादि एकादश रूपाणि यही राजयक्ष्मा है। तो ये अहम मुद्दा है जो उस जमाने में लिखा गया इस प्रकार का। अभी हुआ है ऐसे कि जैसे ये माइक्रोस्कोप के जरिए इन्वेस्टिगेशंस का माहौल बढ़ता है, बहुत सारे पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आ गए और मरीज को सिम्टम कुछ भी नहीं है, फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, थायराइड में कुछ डिसफंक्शन है वगैरह। तो ये एक लक्षण के रूप में उभर आया। एलोपैथी ने उसको लक्षण मान लिया या डिसीज भी मान लिया, और फिर उसके लिए दवा देना जरूरी है, औषध करना जरूरी है। ये उन्होंने करके दिखाया, लोग उनके बहस में आ गए और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, फिर भी इन्वेस्टिगेशंस के जरिए मैं बीमार हूँ और इसलिए मुझे दवा लेनी है। उसमें ये भी नहीं है कि मैं बीमार हूं तो मुझे बीमारी का कारण ढूंढना है, उसको दूर करना है और बीमारी को दूर करना है, ये कहीं भी नहीं है। ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की गोली लो, डायबिटीज है, डायबिटीज की गोली लो। इसी प्रकार का प्रचार प्रसार एलोपैथी ने किया। दूसरी तरफ सोनोग्राफी में कुछ दिख रहा है, स्कैन में कुछ दिख रहा है, पेट स्कैन, एमआरआई वगैरह वगैरह सभी है, और फिर उसके जरिए निदान हो गया एक, कि तुम्हारे लिवर में सिस्ट है या किडनी में सिस्ट है वगैरह, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, चाहे आपको सिम्टम्स कुछ भी ना हो। तो उसी को उन्होंने लक्षण में परिवर्तित इस प्रकार का किया कि ये लक्षण है, ये गंभीर है, अंदर कुछ संप्राप्ति हो रही है, आप उसको देख नहीं रहे, और फिर बड़ी मुसीबत आगे आएगी, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए और कम से कम उसको मीन लेवल पर लाकर रखना चाहिए। अगर शुगर बढ़ गई है तो दवाइयों से उसको मीन लेवल पर लाकर रखना चाहिए इस प्रकार से। तो अभी इस सूत्र को पढ़ेंगे, न च रूप व्यतिरेकेण व्याधि उपलब्ध थे, रूप के बिना व्याधि ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये कहा गया कोई भी सिम्टम नहीं है, फिर भी हम उसको रोग कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बड़ी आपत्ति है।
तो ज्यादातर हमारा जिक्र रहेगा कि नहीं, उसको रोग नहीं कह सकते। हाँ, हाँ। लेकिन ये प्राकृत स्थिति भी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड की बात बात करते हैं तो ये प्राकृत स्थिति भी नहीं है। मानो कि ब्लड प्रेशर 150 100 या 150 90 इस प्रकार का है, और उम्र 30 35 है, इस प्रकार से सिम्टम्स कुछ नहीं है। फिर भी एलोपैथी मान लेगी कि नहीं, ये प्राकृत नहीं है, तो उसको दवाइयों से कंट्रोल में लाना है। और जब 120 80 इस प्रकार का हो जाएगा, तब तसल्ली होगी, हाँ अभी आपने इसको कंट्रोल कर लिया है, तो मुसीबत आके नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल करना और बीमारी के कारणों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, कारण टालने का प्रयास भी नहीं करना, ये मूर्खता। अगर अब साइंटिफिक सिस्टम है, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ये बेस होना चाहिए किसी भी साइंस का। आप उस बेस के लिए कुछ विचार ही नहीं करेंगे, कारण के बारे में कुछ विचार ही नहीं करेंगे, सिर्फ ये दवा ले लो और ये बीपी जो है मेंटेन करो, दैट्स ऑल। तो रूप ही नहीं है तो व्याधि कहाँ से रहेगा? यही आशंका व्यभिचारी कारण के बारे में भी होती है कि कारण है लेकिन कार्य नहीं दिख रहा। दही खा रहा है, मद्यपान कर रहा है और कुछ चीजें कर रहा है, फिर भी स्पष्ट रूप से ये दोष बिगड़े हैं, ये व्याधि निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं दिखता है। तो उन कारणों के बारे में कैसे सोचेंगे? तो वहां पे जैसे बताते हैं कि ये व्यभिचारी हेतु है। व्यभिचारी का शब्दशः अर्थ ही इस प्रकार का है, अ, कि जो कारण तो है लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला कार्य दिख नहीं रहा। कैन वी कंसिडर दिस एज बोधलिंग व्याधि? ये एक बात हो सकती है, बोधलिंग व्याधि के जरिए इसके बारे में सोचे। ये प्राकृत स्थिति है या नहीं है, ये संदेह की बात है। अभी एक कंसेप्ट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन करके एलोपैथी में भी है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर सदैव हाई ही रहता है, दवाइयों से भी वो कम नहीं होता, और फिर उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इस प्रकार का छुटका मार देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारे लिए प्राकृत है। ये उसको कम करने की कोशिश की तो वो ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है। इसको कम करना ही नहीं, वो होगा भी नहीं, इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम मुद्दा है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में लाखों लोगों का बीपी मापा गया और फिर उसमें से मीन निकालकर स्टैंडर्ड बीपी लेवल बताई गई। अब इंडिविजुअल में वेरिएशन होना अनिवार्य है, लेकिन मास का जो प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल में अप्लाई होने लगा। हमने मास के लिए ये किया था कि 120 80 ये नॉर्मल होना चाहिए, इस प्रकार का। तो मास को ही अप्लीकेबल होना चाहिए था, वो इंडिविजुअल को कैसे अप्लाई करेंगे? अभी ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कहते हैं कि 1 डिग्री से भी टेम्परेचर बढ़ गया तो पूरे विश्व का नाश इस प्रकार का हो जाएगा, सृष्टि का विनाश इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये नॉर्मल नहीं रहा, लेकिन ये हम विश्व के बारे में सोच रहे हैं और विश्व के बारे में ही अप्लाई कर रहे हैं। ये जो स्टैंडर्ड उन्होंने रखा है वो किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में हम लगाने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे अरे ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, गलत है, ये इसको सुधारना चाहिए। एवरेज कैसे बनता है? बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए एवरेज बनता है, बहुत लोगों को, बहुत व्यक्तियों को माप के एवरेज बनता है। तो इसमें वेरिएशन तो होता ही है। अगर वेरिएशन नहीं होता तो तकलीफ होगी इस प्रकार से। तो ये समझ लेना चाहिए कि मास का जो रिपोर्ट है
मास के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो मास के लिए ही है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। लेकिन ये अभी इंडिविजुअल को अप्लाई इस प्रकार के हो रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं नहीं नहीं ये बहुत बड़ा है, तो उसको तुरंत काबू में लाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाए। दूसरी जगह बीपी हाई रहता है तो पैरालिसिस होने की संभावना रहती है, ऐसा बताते हैं। क्योंकि पैरालिसिस के समय बीपी हाई हो जाता है। अब ये रिएक्शनरी है एक्चुअली। कोई एक क्लॉट बन गई है रक्त में, वो किसी आंतों में अटक गई है, और उसको निकाल लेने के लिए, उसको पुश करने के लिए बीपी की बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ बीपी पैरालिसिस का कारण है या क्लॉट पैरालिसिस का कारण है? स्पष्ट रूप से क्लॉट पैरालिसिस का कारण है, बीपी कारण नहीं, क्योंकि ये रिएक्शनरी है। ये हाइपरटेंशन जो है वो रिएक्शनरी है। अब क्लॉट को डिसॉल्व करना है, इसलिए कुछ हिपैरिन वगैरह इस प्रकार के कुछ द्रव्य देने लगे। लेकिन क्लॉट क्यों निर्माण हुआ, इसके बारे में कोई विचार नहीं। कि एंटीकोएगुलेंट इस प्रकार से एस्पिरिन का उपयोग शुरू कर दिया, लेकिन ब्लड की विस्कोसिटी क्यों बढ़ी है, गांठ क्यों बन रही है, और वो इस प्रकार से अटक क्यों रही है, इसके बारे में कोई बहस इस प्रकार की नहीं है। तो हमारे हिसाब में आम कारण हो सकता है, कफ कारण हो सकता है, मेद कारण हो सकता है। तो मेरा मंतव्य है कि केवल लक्षणों को मत देखो, इन्वेस्टिगेशंस को मत देखो, कारणों को ढूंढो, मूल रूप तक जाकर कारणों को। फिर आम क्यों निर्माण हो रहा है, ये उसकी जीवन शैली गलत है, खाना पीना गलत है, स्ट्रेस है, कुछ भी हो कारण, जो भी कारण है उन कारणों तक पहुंचो, उन कारणों को टालो, तो डिसीज अपने आप चला जाएगा। कारण नाशात कार्य नाशा, कारण अगर चला जाए तो कार्य अपने आप चला जाएगा। तो केवळ भृंगारण्य कमी झाला त्याचा व्याधी इतिहास मध्ये प्रवृत्ति डेंग्यू इत्यादि होती सुरुवातीस सूचित करते। तो ये बात ऐसी है ना कि केवल इस प्रकार के सिम्टम के आधार पर उसके लिए सोचना और दवाइयां शुरू करना, और ऐसा ही समझना कि यही उसका इलाज है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं ड्रग इफेक्ट प्रूव करने के लिए, और वही हिस्सा वो आयुर्वेद से भी चाहते हैं। अभी जो एमडी के थीसिस होते हैं किसी औषध का किसी रोग में प्रयोग इस प्रकार से, तो ये सिद्ध करना है कि ये सिर्फ दवाई से हुआ है, दूसरे किसी चीज से हुआ नहीं है, क्योंकि कार्मुकता उस दवा की है। अब इसमें अगर परहेज रखेंगे और उससे भी व्याधि ठीक हो जाएगा, तो उस दवा को पेटेंट कैसे करेंगे कि ये इस रोग की ये दवा है, इस प्रकार कैसे करेंगे? तो इसलिए ये सब क्या करते रहते हैं, डबल ब्लाइंड मेथड करो, बायस न हो इस प्रकार का, ताकि जो रिजल्ट्स मिले हैं वो उसी औषध के हैं, तो फिर उसका पेटेंट रजिस्टर कर सकेंगे, फिर उससे मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन हमारे हिसाब में याभिक क्रियावीर जयंते शरीर धातव समाहता चिकित्सा विकारणा, जिन क्रियाओं से शरीर में व्याधि की साम्यावस्था, रोग शोषण की साम्यावस्था
हो जाती है, वो चिकित्सा है। अगर आश्वासन से भी रोग को ठीक लगता है, रोगी को ठीक लगता है, तो वो भी ट्रीटमेंट है। हमें ये जिक्र क्यों करना है कि जो भी इफेक्ट मिला वो दवा से ही मिला? तो हमारा तो कम से कम इस प्रकार का मॉडल नहीं होना। चिकित्सा एक तत्वज्ञान है। व्याधि को समझना ये एक तत्वज्ञान है। व्याधि को जितनी भली भांति समझेंगे उतना चिकित्सा के बारे में अच्छी तरीके से सोच सकेंगे। ये सभी भाव है, इन सभी इकट्ठा होने के कारण ये रोग निर्माण हो रहा है। वो सामने योगी प्रकार का भाव है, और उसके लिए ये बहुकारण योग जो ट्रीटमेंट है, जिसमें मेडिसिन सिर्फ एक पार्ट है। परहेज, मानसिक स्थिति, विश्वास, तो बाकी बहुत बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या करना चाहते हैं कि प्लासिबो इफेक्ट नहीं होना। तो एक शिंदे सर ने अजीब उदाहरण बताया था। मैंने शायद पहली बार एक बार बताया भी होगा। एक बीजे मेडिकल का एमबीबीएस डॉक्टर उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आया, तो उन्होंने एक अच्छी केस जो एलोपैथी में ट्रीट नहीं होने वाली उसको बताई, और ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले, ऐसा कहा। तो डॉक्टर तुरंत बोला कि ऐसा होता है, एक प्लासिबो इफेक्ट नाम की संकल्पना। मैं केवल दवा ले रहा हूँ, इस मानसिकता से भी रोगी को ठीक लगने लगता है और रोग दुरुस्त भी होता है। लेकिन शेंडे सर उससे काफी ज्यादा होशियार थे, तो उन्होंने कहा आपने बराबर कहा, ये बिल्कुल सही है कि केवल इस मानसिकता से भी दवा लेते हैं कि मैं ठीक होने वाला हूँ। औषधं जाह्नवीत्वयं वैद्यो नारायणो हरिः। तो इस प्रकार से अगर इस दृष्टि से हम औषध चाहे जाह्नवी तो भी ले लें या सादा पानी भी ले लें, तो भी उससे फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है आप जो बता रहे हैं। आपको मालूम है क्या, बीजे मेडिकल में एक प्रयोग हुआ था, इंजेक्शन के रूट पर पेशेंट की श्रद्धा, इसके बारे में 3 ग्रुप बनाए, बुखार के ही पेशेंट लिए थे। एक में उस समय जो टेरामाइसिन ये एंटीबायोटिक था वो इंजेक्शन दे दिया। दूसरे ग्रुप में डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन दे दिया, और तीसरे ग्रुप में सिर्फ सुई अंदर डाली और बाहर निकाली, कुछ भी दवा नहीं, पानी भी नहीं। अब नतीजा ये निकला कि तीनों के रिजल्ट्स सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। टेरामाइसिन दे दो या सिर्फ सुई अंदर डालो, सभी को उतना ही अच्छा रिलीफ इस प्रकार का मिल जाता है। तो बोले कि ठीक है, अभी तो आपको पता है, आपके ही कॉलेज का रिसर्च है, तो आपको डिनाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो इतना अच्छा रिजल्ट सिर्फ सुई अंदर डालने से मिलता है, तो क्यों टेरामाइसिन प्रयोग करने का, खर्चा वापस मूर्खता से खर्चा करने का। आप एक काम कीजिए, आप ये छोड़ दीजिए टेरामाइसिन वगैरह इस्तेमाल करना, सिर्फ ये सुई अंदर डालिए और 1 महीने के बाद गुरु मिलिए। वो समझ गया डॉक्टर। क्या, हाँ, समझना था जो समझना था इस प्रकार। प्लासिबो रूट में, ये जो इंजेक्शन रूट में श्रद्धा निर्माण क्यों हुई, उसका कारण दूसरे महायुद्ध में पेनिसिलिन का प्रयोग इस जरिए किया गया। पेनिसिलिन ये पहला एंटीबायोटिक था। वो इंजेक्शन रूट से दिया गया, और फिर लोगों के मन में ये बस गया, बस ये इंजेक्शन देने से, सुई लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, दवा का छोड़ दो। और ये विश्वास काम करने लगा। आप चाहे डिस्टिल वाटर ही दे दो, लेकिन फिर भी इससे रिजल्ट्स मिलते हैं।
यूके में एनआईएच ने प्रयोग किया था, हाँ, कि प्रार्थना से रोग ही दुरुस्त होते हैं क्या नहीं, ये टेस्ट करना है इस प्रकार से। तो उन्होंने बंटवारा किया, मरीज का आइडेंटिकल मरीज दो गट में विभक्त किए और डबल ब्लाइंड मेथड थी। तो एक ग्रुप के लिए चर्चेस में प्रार्थना करो, वो सभी क्रिश्चियन थे तो वो जल्दी ठीक हो जाए, अच्छे तरीके से ठीक हो जाए, इसके लिए चर्च में पोप को कहा गया कि ये मरीजों की लिस्ट है, ये लोग हैं, इनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। और दूसरा जो ग्रुप था वो रेगुलर, उसकी जो उस मेडिसिन तो दोनों को चल रही थी, उसमें कोई संदेह नहीं था। दूसरा जो ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, उसमें सिर्फ दवाइयां चलती रही 6 महीने के बाद नतीजा जब पहुंचा तो आश्चर्य की बात थी कि इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई। जिनको ये प्रेयर्स किए गए थे, जिनके लिए प्रेयर्स किए गए थे, उनको जैसे एक प्रकार से, और उनमें रिकवरी अच्छी थी, जल्दी हुई वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब इसमें तो श्रद्धा का विषय भी नहीं है, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं था कि मेरे लिए कुछ कोई प्रेयर कर रहा है इस प्रकार से। जो ठीक हुए भली भांति, उनको भी मालूम नहीं था। तो ये अनबायस होने के लिए ये कर रहे थे। फिर भी इसी ये सिद्ध होता है कि प्रार्थना काम करती है। आशावान व्याधि मोक्षाय क्षिप्रम व्रणम अपोहति, ये जो एक प्रकार के जो आशावान व्यक्ति है, उसका घाव जल्दी ठीक हो जाता है इस प्रकार से। और अगर निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो व्याधि बढ़ता ही जाता है इस प्रकार से। पॉजिटिविटी निगेटिविटी विषाद और रोगवर्धनाना, यह हमारा अहम सूत्र इस प्रकार का है। तो प्लासिबो को हम भली भांति इस्तेमाल करें। गेटिंग वेल अगेन, ये एक किताब है, कार्ल ओसिमिंगटन इस नाम के व्यक्ति के, अमेरिका का। वो अभी नहीं रहा, चल बसा। लेकिन उसने एक अजीब कहानी बताई थी कि कोई एक कैंसर का बहुत एडवांस इस प्रकार का मरीज था। उस जमाने की जो भी केमोथेरेपी वगैरह थी वो उसने कर ली थी, लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं हुआ था। तो अभी ये स्थिति आ गई कि अब कुछ होने वाला नहीं है, मृत्यु ही आने वाली। तो उस समय में एक कंपनी ने नया मेडिसिन लाने के लिए सोचा, केमोथेरेपी ड्रग, और उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दी कि हम इस प्रकार के नए ड्रग की ट्रायल लेने वाले हैं, और जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वो जरूर इसमें शामिल हो जाए, ये फ्री ट्रायल इस प्रकार की रही। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो अच्छा है, मुझे तो कोई किसी भी तरीके से बचने के चांसेस नहीं है, तो ये ट्रायल तो ट्रायल ही सही, मैं इसमें हिस्सा ले लूंगा। तो उसने कंसेंट फॉर्म भेजकर हिस्सा ले लिया। उस पर ट्रीटमेंट दी गई। 4 बरस बहुत अच्छे गए, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और वो सुधरता गया। 4 बरस के बाद कंपनी ने अपने ड्रग के रिजल्ट डिक्लेयर किए और वो निगेटिव थे कि ये ड्रग कार्यकारी नहीं है इस प्रकार का। और संयोग से इसने वो रिपोर्ट पढ़ लिया। जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ा तो उसने सोचना आरंभ किया कि दत्त तेरे की, अब तो मुझे लगा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ इससे, लेकिन ये तो कुछ करने वाला नहीं है ड्रग। फिर वो तेजी से डिटोरिएट होने लगा और 6 महीने में उसकी मौत हो गई। जिस हौसले ने उसको अच्छा किया, वही हौसला जब टूट गया तो वो चल बसा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि प्लासिबो का हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने एक बात बताई थी कि कैंसर में पेन ये बहुत अहम चीज है,
और बहुत सारे मरीज फोन करते रहते हैं कि अभी ये हो रहा है, वो रहा है, क्या करें इस प्रकार से। तो मैंने भी ऐसा किया है कि जो दवा उस समय में अपने मन में आएगी वो दवा बता देंगे। चाहे हमें मालूम है कि ये कैंसर में काम नहीं करती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी हाँ, सुवर्ण सूक्ष्म ले लो, प्रवर्तन ले लो और कुछ ले लो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इससे मरीज को तसल्ली होती है कि हाँ, डॉक्टर ने दवाई बताई है, दवा लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। बाजार से दवा लाते हैं, लेते हैं और उनको ठीक भी लगने लगता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। अब उसी दवा को हम नियमित रूप से बाकी सभी मरीजों में प्रयोग करना आरंभ करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन उस समय में उस व्यक्ति में उस दवाई से अच्छा असर होता है। ये तो मैंने भी कई बार देखा है। तो ऐसा नहीं करने का कि नहीं नहीं ये तो बहुत गंभीर अवस्था है, कुछ नहीं होने वाला और नई दवा का सुझाव मैं नहीं दे सकता, इस प्रकार का तो दिक्कत वाली बात होगी। हाँ, तो डिटोरिएशन फास्ट होगा, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उस समय में आपके मन में जो भी आए, चाहे कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हो, चाहे घरेलू कोई उपचार हो या कोई बाहर मिलने वाली इस प्रकार की दवा हो, वो आपको देनी है। मेरा एक अजीब अनुभव रहा था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था ताराचंद अस्पताल में, नाइट ड्यूटी थी, गायनेक वार्ड। और रात को 12 बजे किसी एक मरीज की माँ पूछने के लिए कि मेरी दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो कुछ दवा दे दो। वहां का जो हाउसमैन था उसने कबर्ड खोली, तो उसमें एक भी दवा नहीं थी। एलोपैथी का जो कबर्ड था उसमें एक भी दवा नहीं थी। तो उसने चिट पैड पर लिखना शुरू कर दिया। तो वो बोली रात के 12 बजे, अब मुझे कहाँ क्या दवा मिलेगी बाहर। तो उलझन में पड़ गया कि क्या करने का। तो मैं पीछे खड़ा रख कर ये देख रहा था सर। मैंने कहा कि आयुर्वेदिक दवा होगी ना, तो ना है, चंद्रप्रभा है, होगी तो चंद्रप्रभा दे दो। वो मेरे मुझको देखने लगा कि ये क्या बता रहा है, चंद्रप्रभा ये तो गर्भाशय की दवा है, इसके बारे में कोई प्रवृत्ति के बारे में कोई तकलीफ हो वगैरह तो देने की दवा है, या यूरिनरी इंफेक्शन में देने की दवा है। यहाँ तो दंतशूल है, यहाँ चंद्रप्रभा क्या काम करे इस प्रकार। लेकिन उसके पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो दवा कब्बड़ खोला तो उसमें चंद्रप्रभा मिल गई, तो उसने दे दी गई। वो औरत भी सोने के लिए चली गई। और फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया कि हाँ, वो गोली लेने के बाद ठीक हो गया, मैं दर्द शांत हो गया। तो उस हाउसमैन ने मुझे पूछा कि तुमने चंद्रप्रभा कैसे दे दी। वो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की दवा है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन दंतशूलम च नाशयेत इस फलश्रुति में लिखा है, तो फलश्रुति में लिखा है तो काम करती होगी इस प्रकार। अभी इसके पीछे कोल्हटकर सर का बहुत बड़ा विचार इस प्रकार का है, अस्थियों का पांचभौतिकत्व। ये एक उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया था संस्कृत के सेमिनार में। और उच्चकास्ती जो दंत है वो आपके है, ऐसा उनका कहना था। जल महाभूत का आकार अर्धचंद्राकृति इस प्रकार का बताया गया है, और जो हमारा हनु का आकार है वो अर्धचंद्राकृति इस प्रकार का है। तो जल महाभूत का पचन करने वाली कोई भी दवा इसमें कारीगर होती है, चाहे आप गुप्त दे दो, चाहे चंद्रप्रभावती दे दो, इस प्रकार से चूसने के लिए देंगे तो भी अच्छा होता है, क्योंकि कर्पूर है उससे भी फायदा होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उस समय में हम क्या दे सकते हैं उसके बारे में सोचना है। अब सिर्फ उसको ये पता था कि मैं वैद्यों के पास जाता रहता हूँ और मेरा निश्चय है मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करूंगा। वो तो कोई आयुर्वेद के प्रैक्टिस करने वाले नहीं थे। तो मैं ही अकेला, मेरे पूरे बैच में मैं अकेला था, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाला।
उसके साथ। तो उसको तसल्ली हुई कि ठीक है, उस औरत का दंतशूल तो कम हो गया इस प्रकार से। मंत्र चिकित्सा इसी में कंसिडर कर सकते, या उसका कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन। ये शक्ति का ही खेल है अंतिमतः। मंत्र शक्ति भी शक्ति है। तो ये शक्ति होने के कारण उसका एक अहम रोल अलग तरीके से होगा। ये मंत्र शक्ति को इसमें नहीं डालेंगे, प्लासिबो इफेक्ट में नहीं डालेंगे। ये प्लासिबो इफेक्ट नहीं है, ये शक्ति का कार्य है इस प्रकार से। हर्डीकर जी के यहाँ एक केस थी, छोटी लड़की थी 8-9 बरस की, और उसके उंगली में, एक पर्टिकुलर उंगली थी, उसमें दर्द शुरू होता था और खुद बहुत बढ़ता था। और फिर उसमें से जो शीशा बोलते हैं, जिससे पेंसिल में होता है, वो निकल आता था, और वो निकल आने के बाद दर्द शांत होता था। और ये 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद इस प्रकार होता रहता था। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। एक डॉक्टर ने बताया कि ये कुछ फंसा रही है आपको, तो उसने उसको प्लास्टर कर दिया उसे, और ये ऊपर से कुछ अंदर डाल रही है, ऐसा उसका कहना था। लेकिन जब भी आरंभ हुआ तो वो चिल्लाने लगी। फिर वो प्लास्टर निकालने के बाद पता चला कि वो वहां से फिर से शीशा निकल आया बाहर। तो अब तो तसल्ली हो गई कि ये खुद नहीं कुछ कर रही है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने हर्डीकर जी को खत लिखा कि ऐसे ऐसे मेरी लड़की की तकलीफ है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने जवाब लिखा, हाँ मैं कर सकता हूँ, उसको लेके आओ। फिर उन्होंने मंत्र चिकित्सा की उसके लिए, और मंत्र करने से वो ठीक हो गई। आगे कोई मुसीबत नहीं आई, नौबत आई ही नहीं सरकार। अब इसका रेफरेंस कहाँ से मिलने वाला है, ये तो अजीब, बड़ी अजीब केस है। हमारे ग्रंथों में इस प्रकार का शीशा निकलना, ये कभी मैंने सुना भी नहीं था। इस प्रकार के अनुभव किसी वैद्य के हो गए इस प्रकार से। तो जहां विश्वास का संबंध है, वहां ये प्लासिबो इफेक्ट कह सकते हैं। मंत्र शक्ति में भी विश्वास हो जाता है आगे चलकर, और फिर उससे रिजल्ट आने लगते हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन मूल रूप से उसमें कुछ होना चाहिए, ये विश्वास निर्माण करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार के एक्शन होनी चाहिए। सबसे अहम मुद्दा जो रहता है वो बालकों में, अगर हम चिकित्सा करते हैं और उससे रिजल्ट मिल जाते हैं, तो वहां बालकों के बारे में ये बात नहीं रहती, मतलब मेरा विश्वास है नहीं है वगैरह, इस प्रकार कोई चीज नहीं रहती। जो भी इफेक्ट होगा वो उस दवा का होगा। जिस प्रकार से, जिस सोच से आपने दवा दी है, वो अगर अच्छी तरीके से काम करती है, तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दवा के बारे में है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा, नहीं करेगा वगैरह, इस प्रकार से। श्रद्धा है तो काम करेगा, श्रद्धा नहीं है तो काम नहीं करेगा। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे में ये बात नहीं होती, उसका श्रद्धा का इस प्रकार का कोई विषय इस प्रकार में नहीं है। तो वहां ड्रग का रोल स्पेसिफिकली समझ में आता है कि आपने दवा दे दी और उसको ठीक हो गया, और वो तुरंत हंसने लगते हैं। इतना रोने वाला बालक जब भी उसका दर्द कम हो जाता है तो तुरंत हंसने खेलने कूदने लगता है इस प्रकार से। तो ये गलती मत कीजिए कि इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है। ये नहीं है, जहां तक कार्य कारण भाव है वहां तक कार्य कारण भाव को ही समझना। अभी एलोपैथी के लोगों ने क्या आरंभ किया कि ये आयुर्वेद इतना पुराना शास्त्र है या नहीं है वो अलग चीज है, एक ट्रेडिशन है, पुरानी 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 परंपरा है। वो क्या कार्य कारण भाव को समझेगी।
और वो क्या साइंटिफिक होगी इस प्रकार से। और शुरू में जो वैद्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ 40-50 वर्ष पुराने वैद्यों की इस प्रकार की, तो उनके कुचेष्टा होती थी, ये देखो ये आयुर्वेद कर रहे हैं, काढ़े पिला रहे हैं, मात्रा खिला रहे हैं इस प्रकार से, इससे क्या होने वाला है। हमारे पास इतने बड़े हथियार है, इतने उपकरण है, हम इस प्रकार से निदान करते हैं, हम इस प्रकार की ट्रीटमेंट देते हैं, हम साइंटिफिक है इस प्रकार से। उपहास होता था। लेकिन जब उन्हीं वैद्यों ने उनको रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया, मरीज ठीक होने लगे, जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहे हैं वो मरीज आयुर्वेद की चिकित्सा से ठीक हो रहे हैं, तो उनकी आंखें खुल गई। अरे बाप रे, ये कुछ अजीब है। हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये तो ठीक कर रहे हैं लोगों को इस प्रकार से। फिर आयुर्वेद को कैसे ठुकराना, तो ये प्लासिबो वाला है, ये साइंस नहीं है, ये सिर्फ प्लासिबो इफेक्ट है, ये बताना शुरू कर दिया। हमारे कुछ वैद्य उस बहका में भी आ गए कि नहीं ये साइंटिफिक नहीं है, प्लासिबो इफेक्ट है इस प्रकार से। लेकिन प्लासिबो इफेक्ट निर्माण होने के लिए तो कुछ होना चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए, जैसे कि मैंने पेनिसिलिन के बारे में कहा, इंजेक्शन रूट के बारे में कहा। तो अगर मरीज विश्वास लेके आता है दूसरे किसी मरीज को हमने ठीक किया है, और वो विश्वास दिलाता है नहीं आप इस वैद्य के पास जाओ, वो बहुत बढ़िया वैद्य है, और विश्वास लेके आएगा तो उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर साशंकता है कि मालूम नहीं, इतने सारे डॉक्टर किए हैं, इतने वैद्य भी किए हैं, फिर भी मेरी तकलीफ जा नहीं रही, तो मालूम नहीं ये वैद्य कैसा है क्या है, देखते हैं। अब अगर उसको रिलीफ मिलता है तो उसका विश्वास बढ़ने लगता है, जैसे विश्वास बढ़ने लगता है वैसे रिजल्ट भी अच्छा आने लगता है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो चिकित्सा एक व्यापक है, और औषध उसका केवल एक हिस्सा है, औषधि चिकित्सा नहीं है। अभी एलोपैथी में औषध ही चिकित्सा है, ये इतना जबरदस्ती से बताया गया है कि बस बाकी परहेज वगैरह कुछ नहीं करने का, जो भी काम होने वाला है वो दवा से ही होने वाला है, आपको कुछ दूसरा करने की जरूरत ही नहीं। और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, वेदना कम हो जाएगी, या ये रिपोर्ट्स में सुधार आ जाएगा, बस समझ लेना कि आपकी ट्रीटमेंट होगी। ये कैसी ट्रीटमेंट होगी, जब हम कारण को ढूंढेंगे नहीं, टालेंगे नहीं, तो ये ट्रीटमेंट कैसे रहेगी। और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ को अगर हम ट्रीटमेंट समझ पाएंगे तो ये बड़ी भूल है, पूरे समाज की भूल। तो मूल रूप से उसके उपचार होने चाहिए। मंत्र चिकित्सा भी एक अहम चिकित्सा है, और जिन्होंने मंत्र के परिणाम देखे, ये जो हर्डीकर की जो केस है, ये अहम केस है। क्या निदान करेंगे इस प्रकार के केस में, और क्या चिकित्सा देंगे इस प्रकार के केस में। तो यह सूर्य और यह वेद इस प्रकार की बात है कि ये किया, मंत्र चिकित्सा की, और वो बंद हो गया इस प्रकार से। तो हमें सभी को इसके बारे में सोचना है, और जैसे मैंने कहा ये सब शक्ति का खेल है। किस प्रकार की शक्ति किस प्रकार से काम में आए। हम्म, औषधियों की एक शक्ति है, उसमें कोई संदेह नहीं है, प्रतिनिधक शक्ति का नहीं, लेकिन उसके साथ में मंत्र शक्ति भी है, विश्वास की भी शक्ति है, बहुत सारे हैं, शक्तियां हैं। तो कोई ना कोई शक्ति जरूर काम करती है। विश्वास ये एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है, जो अभी इस प्रकार के क्लासिकों में दिखती है। एक अजीब किस्सा मैंने देखा था। मेरे रिश्ते में एक थे, और उनके माँ और पिता दोनों को कैंसर हुआ था। माँ को गर्भाशय का था और पिता को थ्रोट का कैंसर। मैं सेकंड ईयर में था। तो पता चला कि यहाँ पटवर्धन करके कोई है, जो आयुर्वेद की दवा से
ठीक हुए हैं कैंसर से। और इनसे एक बार पूछ लेते हैं। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया हाँ ठीक है, मुझे ही कैंसर हुआ था, मैं बहुत अंतिम अवस्था में था, लेकिन मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो मैंने पूछा कि आपने क्या क्या किया। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मैंने हल्दी ले ली, ये कुमारी का रस ले लिया, और ये ग्वार जो गेहूं इस प्रकार से करते हैं वो भी ले लिया। मैंने कहा कि आपने तो बहुत सारी बातें की है, तो आपको किससे लगता है कि किससे आप ठीक हो गए? तो हंसे। तो उन्होंने फिर कहा कि ये सब करने के बावजूद भी मेरी कंडीशन डिटेरियोरेट हो जा रही थी, दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। लेकिन मेरे दादा, जो अन्ना से पटवर्धन उनके दादा थे, प्रख्यात वैद्य, वो मेरे सपने में आए और फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम अच्छे हो जाओगे। बस उसी रात से मुझे आराम मिलने लगा और मैं दुरुस्त हो गया। तो मैंने कहा तो आपको ये बताना चाहिए, आप ये क्यों बता रहे हैं कि ये मैं कॉर्पोरेट का ले लिया, ये गेहूं का ले लिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मुझसे कि लोगों को विश्वास नहीं होता इस पर। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, अगर उनका पुण्य इस प्रकार से काम कर गया, या उनका आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद काम कर गया, तो वही सही है। हर्डीकर सर कुठून शिकले त्यांनी कसं डायग्नोस केलं? ये एक अजीब बात है। उनके हिसाब में वो करनी थी, किसी रिश्तेदार ने की और उसके लिए मंत्र चिकित्सा की गई। जो अथर्ववेद की बात कही गई है, परसों चरक पढ़ते समय, मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार वगैरह वगैरह, तो ये हमारे ग्रंथों में से नहीं आने वाला। उसके लिए कुछ अलग ग्रंथ देखने चाहिए, कुछ अलग परंपराओं को देखने चाहिए। हमारे ग्रंथों तो में इसमें सिर्फ मंत्र मणि मंगल बलि उपहार ओम नियम वगैरह मेरे बारे में लिखा है, विवरण कहाँ है उसका? बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक बाय ब्रूस लिप्टन इसी विषय पर है। मैंने भी सुना था इस बुक के बारे में, लेकिन कुठे शिकायला मिळेल? मैं नहीं बता सकता। यहाँ एक जोशी करके है, बड़ी गार्डन है उनकी, हाँ, बॉटनिकल गार्डन जैसी, सिंधुदुर्ग नहीं, कुठलं कहते? श्रीवर्धन, श्रीवर्धन, दीपक काका जोशी। वो मैं देख के आया हूँ, काफी बड़ा क्षेत्र है। अक्कलकोट स्वामी का मंदिर है, और वो इस तरीके की मंत्र चिकित्सा करने वाले वगैरह इस प्रकार के हैं। वो अभी गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है। बहुत लोग उनके पास चिकित्सा के लिए आते रहे, और वो इतने विश्वास पूर्वक बताते हैं कि बस ये ले लो, आप ठीक हो जाएंगे, और मरीज ठीक होते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। उनका कहना है कि उनके पास काफी किताबें हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि उनके घर पे जाऊं और वो किताबें देखूं। वो हमारे योग आयुर्वेद कोर्स के छात्र रहे हैं, तो मेरी अच्छी जान पहचान है। और हेमा साने मैडम बटनिस्ट, वो उनके काफी परिचय में है। उन्होंने काफी उनके पेड़ पौधों का आइडेंटिफिकेशन किया है। अभी हेमा साने भी काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो एक जानी मानी हस्ती है बॉटनी की। हाँ। और उनका जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो किसी दूसरे के पास नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि हेमा साने उनसे जुड़ी हुई है। अभी तो कोई जा नहीं सकती तबीयत के कारण, लेकिन पहले वो इस प्रकार के वनस्पतियों को देखती, आइडेंटिफिकेशन करती वगैरह वगैरह ये सब करती थी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इनके पास एक बार घर जाना है और ये सब देखना है। इस प्रकार से इनके पास जो ग्रंथ है वो देखने हैं, कैसे है क्या है मुझे भी पता नहीं है।
लेकिन ये एक अहम चीज है कि हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी और उसके बारे में हम उसका चिकित्सा में प्रयोग हम करके कैसे कर पाएंगे। कुकर करके एक डॉक्टर है एलोपैथी एमबीबीएस फ्रॉम बीजे मेडिकल। अभी उनकी उम्र 80 से ऊपर है। वो कोलटकर सर के पास आते थे, ये मंत्र चिकित्सा वगैरह बहुत करते हैं। वो अचानक एक 15-20 दिन पहले मेरे घर पे आए। मैंने नाम तो सुना था। उन्होंने एक बड़ी लिस्ट लेके आए थे, ये मुझे सवाल पूछने हैं इस प्रकार से। काफी डिफिकल्ट सवाल थे, सत्य क्या है इस प्रकार के सवाल थे। तो कुछ सवालों के जवाब मैंने दिए, कुछ नहीं दिए। फिर बोले कि ठीक है, जितना भी मुझे मिला है वो भी काफी है, और संदर्भ ढूंढता रहूंगा इस प्रकार से। तो कुकर डॉक्टर का जिक्र कोलटकर सर ने भी कभी कभी किया था कि ये एलोपैथी का डॉक्टर है, फिर भी आयुर्वेद ही करता है, कि प्रैक्टिसेस ओनली आयुर्वेद, एलोपैथी करते ही नहीं है। तो ऐसे अपवादात्मक भी डॉक्टर्स है, जैसे कुकर इस प्रकार के हैं। मेरे पास से संजय पिशारोडी था जो ऑन्कोलॉजिस्ट था, दुर्दैव से उसका देहांत हो गया एक्सीडेंट में। लेकिन वो प्योर आयुर्वेद करता था ट्रीटमेंट इस प्रकार का। और दूसरा एक विक्रम राठौड़ करके है, मुंबई में है, वो भी द्रविड़, विक्रम राठौड़ है, विक्रम द्रविड़। वो भी एमबीबीएस है और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। लेकिन इन सभी के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो ये अलग ही प्रयास है, और उसको ढूंढना और उस दिशा में चलना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। मंत्र चिकित्सक के बारे में ऐसा होता है कि उनको कई निर्बंध होते हैं। परान्न नहीं लेना ये बहुत बहुत बड़ा निर्बंध है। खुद अपने हाथ से पकाओ या ज्यादा से ज्यादा पत्नी या लड़की से पका हुआ खाना खाओ, लेकिन दूसरे किसी के हाथ से खाना नहीं लेना है। ये एक अहम निर्बंध है, और तभी मंत्र चिकित्सा सफल होती है। एक सुश्रुत नहीं, सुश्रुत श्रुति। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का जरूरी होगा। तो हम निकले नचर ऊपर व्यतिरेकेण व्याधि उपलब्ध। हाँ, रूप व्यतिरिक्त व्याधि होता नहीं है, ये प्राचीन मत है। और अर्वाचीन मत, लक्षण कुछ भी नहीं होंगे मरीज में फिर भी व्याधि होता है, इस प्रकार से है। और उसको ठीक करना है, दवाइयों से ठीक करना है। सबसे बड़ी बड़ी गलतफहमी है कि उसको दवाइयों से ठीक करना है। ठीक करना है ये समझ सकते हैं, व्यभिचारी हेतु जैसा व्यभिचारी लक्षण इस प्रकार से बता देंगे, इन लक्षणों पे व्यभिचारी लक्षण कहेंगे। अगर सिम्टम्स है तो व्यभिचारी नहीं रहेगा, वो फिर प्रत्यक्ष का अगला रूप इस प्रकार का रहेगा। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं है तो व्यभिचारी लक्षण उसको कहेंगे, ये नया इस प्रकार का रहेगा। और मैं इसके बारे में नई संहिता में जिक्र करूंगा कि जैसे व्यभिचारी हेतु होते हैं उस प्रकार के व्यभिचारी लक्षण भी होते हैं, जो केवल पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी में मिलते हैं। मरीज को खुद कुछ कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अभी हमें इसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि मरीज आते हैं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ, क्या करूं, अभी तो कुछ सिम्टम नहीं है लेकिन कैंसर होने का खतरा है। तो मैं क्या करूं, इस प्रकार से लोग पूछने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं, हम ट्रीटमेंट देते भी हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, तभी इन सभी के बारे में बता सकेंगे। आज रुकते हैं, और सोमवार को yeah, Dr. Cooker is from Uran and he is very famous for many patients approach him and take treatment with a deep faith in him and get cured also. Yeah. लेकिन ये मंत्र चिकित्सा वगैरह में भी विश्वास करने वाले इस प्रकार के हैं। और यहाँ पे आके चले गए। हाँ,
वो एलोपैथिक को कोसते हैं, खुद एलोपैथी के डॉक्टर है, फिर वो बताते हैं एलोपैथी कुछ है ही नहीं इस प्रकार, वो साइंस ही नहीं है इस प्रकार से, और आयुर्वेद साइंस है इस प्रकार से। तो मुझे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने कोरटकर सर से उनका नाम सुना था, और मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं कि ये एक दिन मेरे घर पे आएंगे। दादा हर्डीकर जी के मंत्र चिकित्सा के कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं, बच्चों में भी। सब बात में फोन पे बताऊं? ठीक है, फोन पे बताओ, नहीं तो इसमें भी शेयर करो। ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है, तो सभी को पता चल जाए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये भी एक मंत्र चिकित्सा भी एक चिकित्सा है, एक साइंस है, और केवल ये मूर्खता है, ये केवल प्लासिबो इफेक्ट है, इस प्रकार से उसको ठुकराना ठीक नहीं है। ये सबसे अहम इस प्रकार की बात है। तो ठीक है, विरम्यते व्याख्यान करता। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते परश्वः सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।